मेहरबान कद्रदान साहिबान, सुन लो कटिहार के वोटरान, दूर करिए सियासी तनाव, मजे से देखिए कटिहार का चुनाव। किसने सपनों को तोड़ा, किसने वायदों को किया पूरा, कौन फेंक रहा जुमलेबाजी का जाल, कौन खींच रहा बाल की खाल। नेताजी के एजेंडे का पिटारा खुलेगा, कद्दू निकलेगा यह काम। कैसे बदलेंगे सूरत हाल, नेताजी से पूछिए सीधा सवाल, क्योंकि नेताजी हाजिर हैं, क्योंकि नेताजी हाजिर हैं। नेताजी हाजिर है कार्यक्रम में आज हमारे साथ है कटिहार के पूर्व सांसद, कांग्रेस आई के महासचिव, महागठबंधन के स्टार प्रचारक और राहुल गांधी के खासम खास तारिक अनवर। नमस्कार, नेताजी हाजिर है कार्यक्रम में आज हमारे साथ है कटिहार के पूर्व सांसद और कांग्रेस पार्टी के महासचिव तथा महागठबंधन के स्टार प्रचारक तारिक अनवर साहब। आइए इनसे आज हम बात करेंगे आज के बदलते राजनीति परिवेश पर। तारिक साहब, आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है, 7 नवंबर को मतदान होना है। आप हमें ये बताइए कि आजकल की राजनीति का रंग बदरंग क्यों हो गया है? आजकल के नेता भूखमरी, बेरोजगारी, स्वास्थ्य और शिक्षा पर बात करने के बजाय चीन और पाकिस्तान को चुनावी मुद्दा क्यों बना रहे हैं? देखिए, ये ट्रेंड पिछले कई सालों से चल रहा है और इसकी वजह यही है कि लोग सोचते हैं कि इससे शॉर्टकट और कुछ नहीं हो सकता। लोग जानते हैं कि हमारे देश के लोग भावुक हैं, धार्मिक हैं, उनको आस्था पर विश्वास है, तो बजाय विकास की बात करना, सड़क की बात करना, स्वास्थ्य की बात करना, शिक्षा की बात करने के बजाय, नौकरी रोज़गार के बात करने के बजाय वो ये सोचते हैं कि ये छोटे रास्ते से चलना बेहतर होगा और लोगों की भावनाओं को भड़काकर हम उसका फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा उठा सकते हैं। और ये हुआ है। पिछले 2-3 इलेक्शन में हम लोगों ने देखा है कि लोगों ने जो असली मुद्दा है उससे लोगों को भटका दिया गया और जो भावनात्मक मुद्दे हैं उसको आगे लाया गया। वोटों का ध्रुवीकरण करने का प्रयास हुआ, जो एक तरह से सामाजिक समीकरण बनाने की कोशिश हुई, जातीय समीकरण बनाने की कोशिश हुई। तो ये एक तरह से मैं समझता हूँ कि देश के लोगों के साथ, आम जनता के साथ एक प्रकार से धोखा है, क्योंकि लोग असली मुद्दे से भटक जाते हैं। तारिक जी, 7 नवंबर को मतदान होना है और मतदान के बाद सभी नेताओं की जो किस्मत है ईवीएम में बंद हो जाएगी। अगर बात करें कि जनता इस बार क्या निर्णय लेने वाली है, तो आपका क्या कहना है इस पे कि जनता इस बार क्या निर्णय लेगी? देखिए, हमने लगभग 15-16 ज़िले का दौरा किया मैंने, बल्कि उससे भी ज़्यादा किया होगा। कटिहार के 7 विधानसभा का मैंने दौरा किया। तो जो लोगों की भावना, जो लोगों का जो सामने देखने से जो महसूस होता है, वो ऐसा लगता है कि लोगों ने मन बना लिया है इस बार कि बिहार की सरकार बदल ली। 15 साल लोगों ने नीतीश जी को, भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को एक प्रकार से मौका दिया, अवसर दिया और ये सोच कर दिया कि ये नई सरकार बनेगी तो आने वाले दिनों में बिहार आगे बढ़ेगा, बिहार का तेज़ी के साथ विकास होगा, बेरोज़गार नौजवानों को रोज़गार मिलेगा। और यही आश्वासन नीतीश जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने आम मतदाताओं को दिया था और लोगों ने उनकी बातों पर विश्वास भी किया था। लेकिन आज 15 साल के बाद जब हम उसका आकलन कर रहे हैं, उसका लेखा जोखा कर रहे हैं, जायज़ा ले रहे हैं, तो अब महसूस हो रहा है कि 15 साल में बिहार जहां 15 साल पहले था आज भी वही है। कल भी हम बीमारू राज थे, आज भी हम बीमारू राज। किसी भी मापदंड को ले लीजिए, नीति आयोग के जो उसकी रिपोर्ट है उसको ले लीजिए, हर तरह से आज बिहार
हर क्षेत्र में कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जिसमें ये कहा जाए कि बिहार नंबर 1 पर है। हम हर जगह पिछले पायदान पर हैं, अंतिम पायदान पर हैं। स्वास्थ्य ले लीजिए, शिक्षा ले लीजिए, रोज़गार ले लीजिए। सबसे ज़्यादा पलायन अगर पूरे देश के अंदर कहीं से होता है तो वो बिहार से होता है। तो ये तमाम चीज़ें लोग अब उस बात को महसूस कर रहे हैं। कोशिश तो बहुत की गई, हमारे प्रधानमंत्री जी की तरफ से कोशिश हुई, मुख्यमंत्री जी की तरफ से भी कोशिश हुई, और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं की तरफ से जो बिहार आए उन सब लोगों ने ये कोशिश की। योगी जी आए थे अभी, उन्होंने भी यही कोशिश की। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं, ये संकेत है इस बात का कि इनकी तमाम कोशिशों के बावजूद इन्होंने मतदाताओं को भटकाने का पूरा प्रयास किया। लेकिन हम तारीफ़ करेंगे तेजस्वी यादव का, जो अपने मुद्दे से हटे नहीं, जो उन्होंने एक रोज़गार का मुद्दा आगे लाया है, वो मुद्दा लोगों को समझ में आ गया है। ख़ास के बिहार के जो नौजवान हैं उनको समझ में आ गया है कि नई सरकार आएगी तो उनको रोज़गार का अवसर मिलेगा, उनके भविष्य को संवारने का मौका मिलेगा। तारिक जी, आखिर आप इतने विश्वास से कैसे कह सकते हैं कि इस बार महागठबंधन ही सत्ता में आने वाली है? देखिए, विश्वास इसलिए होता है कि हम लोग तो बहुत इलेक्शन लड़े हैं, और जो मतदाता हैं उनको देखने ही से ये बात समझ में आ जाती है कि वो हमारे हमदर्द हैं या हमारे विरोधी हैं। तो हमने जो देखा, जैसा आपको बताया कि 15-20 ज़िलों का दौरा करने के बाद जो लोगों में एक उत्साह देखा, जो नौजवानों में एक जोश देखा, उससे इस बात का अंदाज़ा आसानी से लगाया जा सकता है कि लोग इस बार तब्दीली चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं, और एक नई व्यवस्था, एक नई सरकार चाहते हैं। तारिक जी, आरजेडी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जब वो सत्ता में थी तो एक जंगल जो राज्य है वो जंगल राज बिहार में चलता था। तो क्या ये माना जाए कि अगर फिर से ये महागठबंधन की सरकार बनती है तो वो जंगल राज वापस नहीं आ जाएगा? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का और नीतीश जी का, जिसको कहते हैं कि अंतिम हथियार है, और उनकी कोशिश ये है कि पुराने 15 साल पुराने वाक़यात को या घटना को याद दिलाया जाए। सवाल ये है कि 15 साल पहले लोगों ने जो सत्ता परिवर्तन किया, और जिसमें नीतीश कुमार जी को और एनडीए को, भारतीय जनता पार्टी को जो अवसर दिया, वो क्यों दिया था? वो इसीलिए दिया था कि वो इस सोच कर दिया था कि आने वाले 15 साल में जो समस्याएं हमारे प्रदेश की है उसका समाधान होगा। लेकिन वो समाधान नहीं हुआ। आज भी कानून व्यवस्था क्या है प्रदेश में, आप सब लोग देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं, सब लोग महसूस कर रहे हैं। आज जंगल राज से भी बदतर राज है, और कोई ऐसे दिन, ऐसा समय नहीं होता है जब कोई घटना नहीं हो, किसी की हत्या ना हो, अपहरण ना हो, बलात्कार ना हो। तो ये जो सुशासन का एक नारा था नीतीश जी का, वो भी एक तरह से लगता है कि पूरी तरह फेल हो चुका है। तारिक जी, तेजस्वी यादव ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान कहा है और बेरोजगारी के मुद्दे को आगे बढ़ाया, और ये वादा किया है कि अगर उनकी सरकार आती है तो 10 लाख नौकरियां देंगे। इसको लेकर महागठबंधन का क्या प्लान है? देखिए, तेजस्वी यादव जी ने जो कहा है, या गठबंधन जो इस बात का दावा कर रही है कि हम सरकार बनते ही 10 लाख नौजवानों को हम रोजगार देंगे, उसका जो बुनियाद है वो ये है कि हमारे यहाँ कम से कम 4.5-5 लाख तो ऐसी वैकेंसी है जो इस सरकार के द्वारा भरी नहीं गई है। हर विभाग में है, चाहे वो शिक्षक हो, स्वास्थ्य विभाग हो, या किसी और दूसरे विभाग को ले लीजिए आप, तो सब विभागों को ले लिया जाए तो उस हिसाब से 5 लाख वैकेंसी हमारे प्रदेश में ऑलरेडी मौजूद है, उसको भरने की बात है, और 5 लाख और अवसर निकालने की बात है। तो मैं समझता हूँ कि ये कोई मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ थोड़ी इच्छा शक्ति की ज़रूरत है, और हम देख रहे हैं कि तेजस्वी यादव में वो इच्छा शक्ति दिखाई पड़ रही है। तारिक जी,
तेजस्वी जी ने बेरोजगारी को अपना प्रमुख मुद्दा बनाया है और 10 लाख नौकरी देने का वादा किया है, पर महंगाई जो बढ़ रही है दिनों दिन, अगर 10 रुपए के आलू की बात करें तो भी 50 रुपए बिक रहा है, प्याज 70 से 80 रुपए किलो बिक रहा है, 100 रुपए पहुंच चुका है। तो क्या वो बेरोजगारी को भूल गए, माफ कीजिएगा, महंगाई को भूल गए? नहीं, महंगाई को नहीं भूले। महंगाई तो सब लोग झेल रहे हैं और पूरा, सिर्फ बिहार नहीं, पूरा देश झेल रहा है। और ये केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण है। आपने देखा कि जिस तरह से केंद्र सरकार ने, मोदी जी ने जो किसानों की भलाई के नाम पर जो बिल पास किया है, वो सीधे सीधे किसानों की एक तरह से हत्या करने की साजिश है। और इस देश को जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं, काला बाजार करने वाले हैं, चोर बाजारी करने वाले हैं, उनके हाथ में सौंपने की तैयारी है। और इसका विरोध तमाम विपक्षी दल कर रहा है, लगातार कर रहा है। किसान कर रहे हैं, सबसे आगे किसान हैं आज। वो कह रहे हैं कि हमें ये बिल नहीं चाहिए, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री थोड़ा ज़िद्दी किस्म के व्यक्ति हैं, जो एक बार ठान लेते हैं वो कर डालते हैं, और नतीजा उसका देश को नुकसान हो जाता है। चाहे वो नोटबंदी हो, चाहे वो GST हो, और इस तरह के जितने भी निर्णय उनके द्वारा लिए गए हो, या लॉकडाउन किया गया हो। कोरोना में 4 घंटे की नोटिस में लॉकडाउन कर दिया गया। सारे जो हमारे प्रवासी मजदूर थे वो एक तरह से बंद कर रह गए, तो उनको आने का कोई अवसर उनको नहीं दिया गया। वो अगर प्रधानमंत्री में थोड़ी भी सूझबूझ होती तो वो ये कहते हैं कि 4 दिन के बाद हम लॉकडाउन करने जा रहे हैं। जिसको अपने अपने राज्यों में जाना है, अपने गांव जाना है, वो वापस जा सकते हैं। उसकी व्यवस्था करनी चाहिए थी, रेल की, ट्रेन, बस की, कुछ नहीं। अचानक उनको सपना आया और उन्होंने 4 घंटे के नोटिस पर पूरे देश को लॉकडाउन कर दिया, बंद कर दिया। तो उसका कितना नुकसान हुआ है वो हम और आप देख रहे हैं। हमारी अर्थव्यवस्था कितनी चरमरा गई है आज देश की। एक समय था कि हमारी तुलना अमेरिका से हुआ करती थी, हमारी अर्थव्यवस्था की। हम उससे बराबरी करने जा रहे थे या उसके मुकाबले में थे। एक समय था कि हम चीन से अपनी तुलना करते थे। आज क्या समय आया है मोदी जी के शासन में कि हमारी तुलना बांग्लादेश से हो रही है, श्रीलंका से हो रही है, नेपाल से हो रही है, पाकिस्तान से हो रही है, और इन सब राज्यों से हम पीछे चल रहे हैं। हमारी GDP सबसे नीचे है, हमारा जो पर कैपिटा इनकम वो सबसे नीचे जा रहा है। भूखमरी सबसे ज़्यादा, आज अगर देखा जाए उसका इंडेक्स भूखमरी का, तो भारत में सबसे ज़्यादा भूखमरी है, सबसे ज़्यादा बीमारी है। तो ये सब चीज़ों को देखने के बाद अब लोगों की आंखें खुल रही हैं कि सिर्फ धार्मिक उन्माद पैदा करके सरकार नहीं चल सकती है। लोगों को बांट के, लोगों को टुकड़े टुकड़े में बांट कर सरकार नहीं चल सकती है, देश नहीं चल सकता है, समाज नहीं चल सकता है। हमको अगर समाज को चलाना है, देश को चलाना है, तो जो गांधी जी का बताया हुआ रास्ता है, सर्वधर्म समभाव, सबको लेकर चलने में ही देश आगे बढ़ सकता है। तो एक इस तरह से मैं समझता हूँ कि अब समय आ गया है, अब लोग इस बात को समझ रहे हैं। तारिक साहब, जब तेजस्वी यादव ने ऐलान किया 10 लाख रोजगार देने का, नौकरी देने का, तो NDA ने सवाल उठाया कि पैसे कहाँ से आएंगे। तो मैंने एक भाषण सुना है तेजस्वी जी का, उनका कहना है कि अगर उनकी सत्ता बनती है तो जो 10 लाख रोजगार देने का वादा है वो पूरा करेंगे। अगर पैसे कम होते हैं तो अपने नेताओं की सैलरी रोकेंगे, अपनी सैलरी रोकेंगे, और वो पैसे लोग जो नौकरी देंगे उन्हें सैलरी देंगे। तो क्या जो अभी बेरोजगार लोग हैं इस वादे पर विश्वास करें? देखिए, तेजस्वी यादव की उम्र 31 साल की है जी। अभी उनको बहुत लंबी इनिंग खेलनी है। एक लंबा समय उनको राजनीति में चलना है और आगे बढ़ना है। तो कोई ऐसी बात या ऐसा कदम वो नहीं उठाएंगे, ऐसा हम मान कर चलते हैं कि जिससे उनके आने वाले भविष्य पर, उनके राजनीतिक के भविष्य पर किसी तरह का प्रश्न चिन्ह लगे, वो कभी नहीं चाहेंगे। तो जो वो कह रहे हैं उसको वो अमली जामा पहनाएंगे, उसको सही रूप देंगे, ऐसा हमारा मानना है। और पैसा भी आएगा, सब कुछ आएगा, क्योंकि अगर आपके अंदर, जैसा मैंने कहा कि आपकी नीति ठीक है, आपकी नीयत ठीक है, तो कहीं कोई रुकावट नहीं हो सकती है। आखिर हमारे ही देश में कई ऐसे राज्य हैं जो तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, उनका यहाँ विकास हो रहा है,
उनके यहाँ उद्योगीकरण हो रहा है, वहाँ के तमाम जो स्वास्थ्य की व्यवस्था है वो सही है। आज हमारे यहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा चुकी है, हमारे यहाँ शिक्षा संस्थान ध्वस्त हो चुके हैं एक तरह से, हमारे बच्चे आज दूसरे राज्यों में जाकर पढ़ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसको समझने की ज़रूरत है। और हम समझते हैं कि अगर देश को, प्रदेश को, बिहार को अगर एक अच्छा नेतृत्व मिलेगा और अगर उसकी वो सूझबूझ से काम लेंगे तो यकीनन आने वाले समय में बिहार के ऊपर जो एक बदनामी है, जो एक दाग है कि हम एक बीमारू राज्य हैं, उस दाग को हम मिटाने में कामयाब होंगे। तारिक साहब, कटिहार पहले एक उद्योग नगरी के नाम से जाना जाता था। काटी फैक्ट्री, माचिस फैक्ट्री, जूट मिल, फ्लावर मिल सभी चल रही थी, लेकिन अभी वर्तमान की बात करें तो उद्योग नगरी के नाम पर कटिहार में कुछ नहीं है। अगर महागठबंधन सत्ता में आती है तो क्या कटिहार के लिए जो उद्योग नगरी का नाम था, जिसे कटिहार जाना जाता था, कटिहार जिला, तो क्या फिर से जो उद्योग है वो स्थापित किए जाएंगे कटिहार जिले में? देखिए, 2015 में हम लोग बिहार में हम लोगों ने महागठबंधन की सरकार बनाई थी और उसके भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे। लेकिन 15 महीने के अंदर ही उन्होंने पासा बदल लिया और वो चले गए, भारतीय जनता पार्टी की गोद में बैठ गए। और उन्होंने ये कहा कि हम इसलिए भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, अब हम ज़्यादा तेज़ी से काम कर सकेंगे। डबल इंजन की बात उन्होंने की, अब डबल इंजन की सरकार हो गई, पहले सिंगल इंजन की सरकार। तो डबल इंजन की सरकार बनने के बाद भी और एनडीए में जाने के बाद भी बिहार में कोई परिवर्तन तो नहीं आया। हम लोग ये मानकर चल रहे थे कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा, विशेष पैकेज मिलेगा, बिहार में उद्योग लगेंगे, कल कारखाने लगेंगे, हमारे यहाँ से पलायन रुकेगा। लेकिन कोई काम भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिलाने के बाद भी दोबारा नीतीश जी को कोई लाभ नहीं मिला, बिहार को कोई लाभ नहीं मिला। और मैं समझता हूँ कि नीतीश जी चाहते थे कि बिहार में कम से कम एक केंद्रीय विद्यालय प्रधानमंत्री दे दे। हमें याद है कि जब प्रधानमंत्री आए थे पटना विश्वविद्यालय के रजत समारोह में, तो उसमें हाथ जोड़कर हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें एक केंद्रीय विद्यालय चाहिए, पटना विश्वविद्यालय को आप केंद्रीय विद्यालय बना दीजिए। तो उन्होंने उसको, प्रधानमंत्री ने स्वीकार नहीं किया उस निवेदन को, वो टाल गए। और आज तक पिछले 15 साल में बिहार को एक केंद्रीय विद्यालय नहीं मिल सका। तो शिक्षा के भी क्षेत्र में हम पीछे हैं और हमारे प्रधानमंत्री जी आश्वासन देने में माहिर हैं। वो तो अगर कहा जाए पूरी दुनिया में झूठ बोलने पर अगर प्रतियोगिता हो तो प्रधानमंत्री उसमें सबसे आगे होंगे, पहला नंबर उनका होगा। और इसलिए अब धीरे धीरे लोग इस बात को समझ रहे हैं कि अब तक देश को एक तरह से गुमराह किया गया है और न देश की समस्या का समाधान हो रहा है, न राज्य की समस्या का समाधान। दोनों वैसे ही हमारी समस्याएं मुंह बाए खड़ी है। महंगाई की बात आपने की, आज ये गरीब आदमी, मिडिल क्लास का आदमी जो अच्छा कमा लेता है उसके लिए परेशानी है। तो गरीब आदमी कैसे खा रहा होगा, कैसे उसकी ज़िंदगी बीत रही होगी, कैसे वो अपने बाल बच्चों को पाल रहा होगा इस महंगाई में, ये भी देखने की ज़रूरत है। तारिक साहब जी, नीतीश कुमार ने शराबबंदी की, बहुत कारगर माना जा रहा है, क्योंकि जो पहले गरीब तबके के लोग थे, शराब के कारण उनकी जो फैमिली थी वो बर्बाद होती थी, जो महिलाएं थी वो सड़कों पर नहीं निकल पाती थी क्योंकि सड़क पर शराबियों का अड्डा हुआ करता था और ऐसे शराब पी के लोग रोड पे घुमा करते थे। तो एक नीतीश कुमार द्वारा किया गया जो कारगर कदम था उसे लोग शराबबंदी कहते हैं। तो क्या अब जब तेजस्वी यादव या फिर महागठबंधन की सरकार बनती है तो ये जो कानून है वो आगे चलेगा, या फिर जैसा कि कहा गया था तेजस्वी यादव के एक भाषण में कि जब उनकी सत्ता आएगी तो सारे कानूनों को हटा दिया जाएगा, तो क्या ये जो शराबबंदी कानून है नहीं, ये देखिए ऐसा नहीं है। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम शराबबंदी को हटा देंगे, उन्होंने कहा कि हम इसको देखेंगे, रिव्यू करेंगे। क्योंकि शराबबंदी जब हुई थी तो तमाम विपक्षी दल ने उसका स्वागत किया था, किसी ने भी उसका विरोध नहीं किया कि चलिए एक अच्छा कदम है। लेकिन उसको कार्यान्वयन करने में शराबबंदी को ये सरकार पूरी तरह विफल रही है। आज
पहले जो शराब 100 रुपये में बिकती थी वो 500 में बिक रही है। जहाँ चाहिए शराब अवेलेबल है। आज शराब पहले दुकान से जाके ख़रीदना पड़ता था लोगों को, अब शराब घर पहुँच जाती है। जी। तो शराब माफिया, इस दौरान में शराब माफिया बहुत सारे पैदा हो गए और जो रेवेन्यू, जो आमदनी सरकार को होती थी टैक्स के द्वारा, अब वो बड़े बड़े जो शराब माफिया है उनके पास जा रहा है। तो एक तरह से हमें नुकसान भी हो रहा है कि हमारा जो प्रदेश का, राज्य का जो रेवेन्यू था वो अब माफिया लोग उसको ले रहे हैं। तो इसी बात को उन्होंने कहा है कि हम इसको रिव्यू करेंगे, शराबबंदी हटा देंगे एक साथ, ऐसा उन्होंने कभी नहीं कहा। उन्होंने कहा है कि हम ऐसा कारगर कदम उठाने की कोशिश करेंगे जिससे जो शराब माफिया पैदा हो रहे हैं और शराब माफिया, पुलिस प्रशासन सबकी जो मिली भगत है उसको रोकने का काम करें। मतलब तारिक साहब ये कहना चाहते हैं कि संशोधन किए जाएंगे, जो माफिया पैदा हो रहे हैं उन्हें रोका जाएगा और जो होम डिलीवरी होती है या फिर जो शराब 2-2 हज़ार मिलती है उस पर संशोधन किया जाएगा। बिल्कुल ऐसा कदम उठाया जाएगा जिससे प्रदेश का नुकसान नहीं हो और सही ढंग से शराबबंदी हो, जिससे समाज की रक्षा हो सके, समाज को लाभ मिल सके, महिलाओं को भी जो महिलाएं चाहती है उसका भी आदर और सम्मान हो, तो वो किया जाएगा। लेकिन एक तरीके से किया जाएगा, ऐसे नहीं किया जाएगा रातों रात। जो कोई फैसला ले लेना आसान है लेकिन उसको कार्यान्वयन करना मुश्किल है, क्योंकि आपके पास वो मिशनरी नहीं है, आपके पास वो प्रशासन नहीं है जिससे आप उसको इम्प्लीमेंट करिए। तो पहले तो अपनी मिशनरी ठीक करने की ज़रूरत है, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि ये काम जो शराब माफिया का चल रहा है ये पूरी मिली भगत है, ऊपर से लेकर नीचे तक। तारिक साहब, अंत में मेरा सवाल यही होगा कि जो वोटर है वो महागठबंधन को वोट दे और एनडीए को ना दे, ऐसा क्यों? बिल्कुल स्पष्ट है। देखिए, हमारे संविधान में हर 5 साल के बाद चुनाव का प्रावधान है। हर 5 साल के बाद इसलिए प्रावधान किया गया है, हमारे जो निर्माता थे संविधान के, कि हम उसको रिव्यू कर सके, हम उसकी समीक्षा कर सके कि 5 साल पहले जो सरकार हमने बनाई वो अपने वादे के अनुसार उसने काम किया या नहीं किया। अगर नहीं किया है तो 5 साल के बाद हम उसको हटाने की ताकत हमारे पास है, जनता के पास है। तो जनता को आज ये देख रही है कि पिछले 15 साल से, 5 साल नहीं, पूरा जिसको कहते हैं कि युग, एक ज़माना नीतीश कुमार को मिला। 15 साल बिहार में एक ही मुख्यमंत्री थे जो हमारे पहले मुख्यमंत्री थे, जिनका नाम श्री कृष्ण सिन्हा था, लोग उनको श्री बाबू पुकारते थे। श्री बाबू 17 साल बिहार के मुख्यमंत्री रहे। उसके बाद किसी को इतना लंबे समय तक लगातार 15 साल का मौका नहीं मिला। तो 15 साल में जो आदमी बिहार को नहीं सुधार सका, बिहार की मूल समस्या, छोड़ दीजिए बड़ी बड़ी बात कि बड़े कारखाने लगते, उद्योग लगता या और कुछ होता, लेकिन हम उन बातों को थोड़ी देर के लिए छोड़ सकते हैं। लेकिन स्वास्थ्य विभाग को आप ठीक नहीं कर सके, शिक्षा विभाग को आप ठीक नहीं कर सके। जहाँ कोई बहुत पैसा या बहुत साधन की ज़रूरत थी, ऐसी बात नहीं थी, सिर्फ उसको दुरुस्त करने की ज़रूरत थी। आज जो भ्रष्टाचार एक, वो भी बहुत बड़ा मुद्दा है। भ्रष्टाचार, आज आप चले जाइए ब्लॉक ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट, जिला पदाधिकारी के ऑफिस, कहीं चले जाइए, कोई काम, आम आदमी का काम ऐसे नहीं हो सकता है जब तक वो रिश्वत नहीं देगा। तो ये जो एक रिश्वत का माहौल है, लोग परेशान हैं, किसान हो, मजदूर हो, सब लोग परेशान हैं। कोई समाज का एक वर्ग भी जिसको कहते हैं वो संतुष्ट नहीं है। जहाँ तक कि हमारे जो प्रवासी मजदूर का सवाल है, उनके साथ क्या सलूक किया नीतीश जी ने, उनकी सरकार ने, केंद्र सरकार ने, कि जब वो लौटना चाहते थे अपने घर, अपने गांव, तो उनको लौटने नहीं दिया जा रहा था। सारे रास्ते बंद कर दिए गए, रेलगाड़ी बंद हो गई, बस बंद हो गई, और नतीजा ये हुआ कि लोगों को पैदल चल कर अपने गांव आना पड़ा। अपने बूढ़े माँ बाप को लेकर पैदल लोग आए, अपने बच्चे को कंधे पर रखकर लोग आए। कितनी परेशानी, कितनी दिक्कतें सामने आई, हम और आपने अपनी आंखों से देखा है। जी। तो आज
नेताजी हाजिर है कार्यक्रम में हमारे साथ थे कटिहार के पूर्व सांसद और कांग्रेस पार्टी के महासचिव तथा महागठबंधन के स्टार प्रचारक तारिक अनवर साहब। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद, केबीसी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज शाम 7 बजे जो प्रचार प्रसार है वो बंद हो जाएगा और 2 दिन बाद वोट डाले जाएंगे। तो अब फैसला आपके हाथों में है, किस विकास को देखकर आप वोट डालेंगे वो आपका निर्णय है। हम एक बार फिर नेताजी हाजिर है कार्यक्रम में एक नए नेता के साथ आपके साथ जुड़ेंगे। अब के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। मेहरबान कद्रदान साहिबान, सुन लो कटिहार के वोटरान, दूर करिए सियासी तनाव, मजे से देखिए कटिहार का चुनाव। किसने सपनों को तोड़ा, किसने वायदों को किया पूरा, कौन फेंक रहा जुमलेबाजी का जाल, कौन खींच रहा बाल की खाल। नेताजी के एजेंडे का पिटारा खुलेगा, कद्दू निकलेगा यह काम। कैसे बदलेंगे सूरत हाल, नेताजी से पूछिए सीधा सवाल, क्योंकि नेताजी हाजिर हैं, क्योंकि नेताजी हाजिर हैं।